उधर दूसरी शताब्दी के रोमन भूगोल शास्त्री टोलेमी ने इन टापुओं को दुनिया के पहले नक्शे में जगह दी और नाम रखा अगमाते, यानी सौभाग्य के टापू। और इस तरह इन टापुओं की तरफ लोगों का आना शुरू हुआ। धर्म प्रचारक, लुटेरे, बागी मल्लाह, किस्मत आजमाने को निकले जहाजी, हर तरह के लोग यहां आते रहे। फिर 18वीं सदी के अंत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इन टापुओं पर एक बस्ती कायम करने की कोशिश की और लेफ्टिनेंट आर्चिबाल्ड ब्लेयर को भेजा, मगर ये कोशिश भी नाकाम रही और वे 60-70 वर्ष तक किसी ने इन टापुओं की सुध नहीं की। तभी एक धमाके के साथ गूंज उठी सन 57 में मंगल पांडे की ललकार, जाओ गोरो भारत छोड़ो, जाओ अपना देश सिधार, जाओ अपने देश सिधार। रानी झांसी का क्या टोपे, नानाजी दिल्ली दरबार, अंग्रेजों को मार भगाए सबने मिलकर किया करार, काफी पलटन अंग्रेजों की, देख बागियों की तलवार, चली मशाले आजादी की, तोपे गरजी बारंबार, लोहे से लोहा बचता था, मची हुई थी चीख पुकार। सुनो कंपनी वालों सुन लो, नहीं सहेंगे अत्याचार। बगावत की लपटों को कुचलने के साथ साथ आजादी के मतवालों को सबक सिखाने के लिए फिरंगी सरकार ने 15 जनवरी 1858 को पूरे के पूरे अंडमान द्वीप समूह को एक कैद खाने में बदल देने का फैसला किया। हिज एक्सलेंसी गवर्नर जनरल ने काउंसिल में यह फैसला किया है कि अंडमान आइलैंड्स में कैदियों की एक बस्ती बनाई जाए। इसमें शुरू में ऐसे मुजरिम रखे जाएं जिन्हें बगावत और राजद्रोह और इससे ताल्लुक रखने वाले दूसरे अपराधों के लिए कैद या देश निकाले की सजा दी गई हो। बाद में ऐसे सभी कैदी अंडमान भेजे जा सकते हैं जिनको देश निकाले की सजा मिली हो। और इस तरह अंडमान द्वीप समूह की पुरानी खाड़ी का नाम पोर्ट ब्लेयर रखकर मुजरिमों की बस्ती कायम की गई। उधर हिंदुस्तान में फिरंगी सरकार के खिलाफ रह रहकर बगावत की आग भड़क उठती थी। सन 57 के वीरों के नक्शे कदम पर कुछ ही साल बाद अंडमान की धरती पर पैर रखे वहाबी आंदोलन के राजनीतिक बंदियों ने 1860 से 1872 के बीच बहुत से वहाबी आंदोलनकारी अंडमान भेजे गए। इन्हीं में था शेर अली, सरहदी सूबे का एक पठान। क्यों भाई शेर अली, आज यहाँ भीड़भाड़ कैसी है? ओए हम सुनाए फरंगी सरकार का नाथ साहब इधर आता है। ओए हम भी देखने आया है कि जुल्म करने वाले का सरदार कैसे लगता है। हटो हटो हटाओ, रास्ता छोड़ो। नहीं, आज लोग सवारी इधर ही आ रही है। हुजूर इधर से आइए। वेल मिस्टर बर्न, ये जगह बहुत खूबसूरत है। खास तौर पर वो फेमस हरियर चोटी तो कमाल की है। वंडरफुल, मुझे वक्त का पता ही नहीं चला। योर एक्सेलेंसी, हमें खुशी है आपका सफर इतना अच्छा गुजरा। मैं सोचता हूँ कि इस खूबसूरती के बीच रहने के लिए मैं प्रिजनर होना भी एक्सेप्ट कर लेता। यस इंडीड, ये प्रिजनर लोग इस खूबसूरती की नहीं देखते।
वरना इस टापू को प्रिजन नहीं बहिष्ट समझते। आप ठीक कहते हैं सर। हम तुमको खत्म कर देगा फिरंगी जालिम। कैदियों का साथ तुम लोग जो हैवानी सुलूक करता है, हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। ओह माय गॉड! ये शेर अली है, सजा याफ्ता कैदी। सजा में रियायत पाकर नाई की दुकान चलाता है। जैसा कि होना था, शेर अली को फांसी हो गई। शायद इसी घटना का असर था कि ब्रिटिश सरकार ने कैदियों के साथ और भी कड़ाई बरतने के बारे में गंभीरता से सोचना शुरू किया। नतीजे के तौर पर सन 1896 में पोर्ट ब्लेयर की खौफनाक सेलुलर जेल का काम चीफ कमिश्नर कैडल और इंजीनियर मैक्विलन की निगरानी में शुरू हुआ। मिस मैक्विलन, आपकी जांच पूरी हो गई? यस सर, हमने पूरे टापू का मुआयना कर लिया है। जो आपके हिसाब से जेल कहाँ बनेगी? सर, इसलिए मैंने आपको यहाँ आने की तकलीफ दी है। मेरी राय में जेल इसी जगह बने तो अच्छा रहेगा। इस पहाड़ी पर? जी सर, हम इस पहाड़ी को पूरब की तरफ ऊपर से काट कर समुद्र से 7 फुट की ऊंचाई पर मैदान बना दें। इससे 2 फायदे होंगे। जेल के लिए जगह निकल आएगी और पहाड़ी काटने से जो मिट्टी मालवा निकलेगा उसे हम नीचे की दलदल को भरकर ऑफिसर्स के लिए टेनिस और क्रिकेट खेलने का मैदान और जिम खाना क्लब बना सकेंगे। स्प्लेंडेड। इसमें टाइम कितना लगेगा? सर, हमारा अंदाजा 3 साल का है। और खर्च? सामान, मजदूरी और दूसरे खर्च मिलाकर जेल बनाने की लागत करीब 5.25 लाख रुपये बैठेगी। कितने प्रिजनर्स के वास्ते? सर, एक वक्त में करीब 700 कैदी। ऑलराइट मिस्टर मैक्विलन, मैं ऑर्डर जारी करता हूँ। अब काम शुरू करेंगे और मुझे रेगुलर रिपोर्ट देंगे। यस सर। और इस तरह ईंट दर ईंट इस दैत्याकार जेलखाने की शक्ल पोर्ट ब्लेयर की इस पहाड़ी पर उभरने लगी। इंसान को कोठरियों और कटघरों में कैद करने की साजिश को कामयाब बनाने में सैकड़ों हजारों इंसानों को मजबूर किया गया। कारीगरों के अलावा 600 कैदियों की पहली काम पर लगाई गई है। जरूरत पड़ने पर हम बड़ों के काफियों से और कैदियों को मंगवा लेंगे। जेल को मजबूत बनवाने के लिए हमने बाकी सभी कंस्ट्रक्शन बंद कर दिए हैं। आज के बाइबल आयत के कैदियों को खदान से पत्थर काटने का हुक्म दिया गया है और बहुत सारे बाकी सामान वहां से मंगवाया जा रहा है। जेल खाने को पूरा करने की आखिरी तारीख कब है, इसका हमें अफसोस है, लेकिन काम सच्चाई के साथ जारी था। जेल के बीचों बीच एक मीनार होगी, इसे 7 दिशाओं में 7 कंध सितारे ऊंचाओं की तरह निकले रहेंगे। हर कंध में 3 मंजिलें होंगी और 7 कंधों में कुल मिलाकर 698 कोठरियां आएंगी। दीवारें टूटना शुरू हो गया है और नीचे लाने के लिए ट्रेन 5 मील लंबी पटरी बिछाई गई है। जेल को बनाने में
करोड़ ईंटें इस्तेमाल की गईं। इंसानी खून पसीने की तो कोई गिनती ही नहीं। आखिरकार 10 साल बाद सन 1906 में ये विशाल काय कटघरा तैयार हुआ और यहीं से अंडमान के काले इतिहास का सबसे काला दौर शुरू हुआ। सच कहते हो, आज भी उसे याद करके मुझे झुरझुरी सी आ जाती है। तुम कौन हो भाई? मैं तुम्हारा पुराना साथी, वो पुराना पीपल का पेड़ जो जेल खाना बनने के उस लंबे अरसे में हर रोज अपनी जान की खैर मनाता रहा, क्योंकि इस पहाड़ी पर उगे हुए घने जंगल को साफ करने के दौरान बहुत से लोग थे जिनको ख्याल था मुझे भी बाकी पेड़ों की तरह काट गिराया जाना चाहिए। लेकिन जाने कैसे मैं उन आरों और कुल्हाड़ियों से बच निकला। तब तो तुमने इस जेल में आने वाले कैदियों को पहले दिन से देखा होगा। हाँ, मैं भी तुम्हारी तरह एक गवाह हूं उस सब का जो इस जेल के भीतर हुआ। जेल के फाटक के भीतर आते ही हर कैदी मेरी ही डालियों के नीचे से गुजरता। कैदियों का भी तो तांता लग गया था। जैसे जैसे विदेशी शासन के खिलाफ आजादी की मांग तेज हुई, ब्रिटिश सरकार ने सेलुलर जेल के फाटक हर छोटी बड़ी बात पर खोलने शुरू कर दिए। किसी ने पर्चा निकाला तो, किसी ने लेख लिखा तो। लेकिन जब आजादी की लौ दिल में जल रही हो तो लोगों को कब तक रोका जा सकता है। 20वीं सदी शुरू होते ही फिरंगी सरकार के खिलाफ जंग में तेजी आ गई। अलीपुर षड्यंत्र केस, चटगांव डकैती कांड, काकोरी कांड, लाहौर बम कांड, मोपला विद्रोह, नासिक षड्यंत्र केस, कोई एक मामला था। गिनाते चले जाओ, सूची बढ़ती चली जाएगी। लिहाजा एक नई किस्म के अभियुक्तों ने अंडमान की सेलुलर जेल में कदम रखा। ये नई किस्म थी क्रांतिकारियों की। कैसे शानदार लोग थे, मस्ती से झूमते, गीत गाते, जेल में कदम रखते, मानो जेल में नहीं मंदिर में जा रहे हो। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। वक्त आने पर बताने
आज़ादी के लिए परवाने देश के कोने कोने से आए थे। सोहन सिंह भटनागर हाजिर, मोतीलाल वर्मा हाजिर है, पंडित परमानंद सिंह हाजिर, बटुकेश्वर दत्त हाजिर, सचिंद्रनाथ सान्याल हाजिर, उल्लासकर दत्त पृथ्वी सिंह आजाद। हर आदमी के दिल में स्वाधीनता की लौ लपलपा रही थी। इस जोत को बुझाने का काम ब्रिटिश सरकार ने जिस अफसर को सौंपा वो था सेल्यूलर जेल का जेलर डेविड बैरी। जमादार जी हुजूर। नया कैदी लोग आया? जी सरकार, सब इधर लाइन से खड़े। ठीक है। सुनो कैदी लोग, इस जगह पर हम शेर को पालतू बनाता है। तुम जेल का दीवार देखता है, जानता है इसको इतना नीचा क्यों बनाया? इधर से कोई भागने नहीं सकता, समझा? सब तरफ 1000 मील तक सिर्फ पानी है और तुम हमको देखता है, हम इधर का खुदा है डेविड बैरी। इस तरह कैदियों से ठसाठस भरी जेल की गंदी, सीली, बदबूदार हवा में इन लोगों का बंदी जीवन शुरू होता। बेड़ियों की आवाज, वार्डरूम की गाली गलौज और मार खाते कैदियों की चीख पुकार से गूंजती कोठरियों का तंग घोटू माहौल कड़े से कड़े जीवन को भी तोड़ने के लिए काफी था। लेकिन इन कोठरियों में ऐसे बंदी भी आए जिन्हें ये माहौल हताश करने की बजाय जुल्म का मुकाबला करने की वीर विनायक दामोदर सावरकर का नाम ऐसे ही बंदियों में बड़े सम्मान से लिया जाता है। जय हो सुते श्री महानंदे शिवास्वदेशुते स्वतंत्रते भगवती त्वामहं यशोयुतां वन्दे यशोयुतां वन्दे। तुम्हें तो याद होगा, सावरकर ने पहले ही दिन से अपने जीवन का परिचय दे दिया था। बेड़ियों में जकड़े सावरकर जब सेल्यूलर जेल के अहाते में दाखिल हुए तो उनकी जंजीरों से जुड़े लोहे के पट्टे पर उनकी कैद की मियाद पूरी हुई थी। 50 बरस। 24 दिसंबर 1910 से 23 दिसंबर 1960 तक। वेल सावरकर, तुमको 2 बार का उम्र कैद को सजा मिला है। 50 बरस बाद सरकार तुमको छोड़ देगा। मिस्टर बैरी, तुम्हें विश्वास है कि तुम या तुम्हारी सरकार 50 बरस यहाँ रह पाएगी? सावरकर को इस बात में रत्ती भर शक नहीं था कि आजादी की जो लपटें हिंदुस्तानियों के मन में धड़क रही हैं उन्हें अंग्रेज अब बुझा नहीं सकेंगे और जल्द ही उन्हें जाना होगा। इसी प्रबल विश्वास के बल पर सावरकर 10 बरस का लंबा अरसा सेल्यूलर जेल की एक ही कोठरी में काट सके। उन्हें बहुत ही खतरनाक कैदी करार देते हुए इतने कड़े पहरे में रखा गया था कि उनके भाई गणेश को 2 बरस तक ये नहीं पता चल पाया कि वीर सावरकर भी उनके कदमों पर चलते हुए सेल्यूलर जेल में आ पहुंचे हैं, जहां बरसों की तकलीफें, जेलर और वार्डरों के जुल्म, कड़ी मेहनत और निचाट, अकेलापन,
जेल की 13 फुट लंबी और 7 फुट चौड़ी कोठरी में सिमट कर रह जाता। 7 में से 4 खंडों की कोठरियों में तेल निकालने की मशीनें लगी हुई थी। इंदुभूषण, सुधीर और हेमचंद्र, तुम लोग इधर चलो। ये नारियल के बोरे उठाओ। हर बोरे में 25 से नारियल है। अपने साथ एक बाल्टी ले लो और चलो तीसरी मंजिल पर। शाम तक हर आदमी को 30 पाउंड तेल निकालना है। इतना तेल कैसे निकलेगा? वो मशीनें तो हाथ से चलानी पड़ती हैं। जबान मत लड़ाओ बदमाश। जो हाथ बम पिस्तौल चलाते हैं वो मशीन नहीं चला सकते। चलो जल्दी करो, भाग कर जाओ और काम पूरा करो। और तुम लोग उधर चलो जंगल काटने। कैसा रद्दी खाना है। चावल में कंकड़, सब्जी में रेत और दाल में कीड़े। खाना क्या है, घास फूस है। बर्तन भी कैसे टूटे फूटे, थालियां जंग से लाल और तेल से चुपड़ी हुई। सबसे ज्यादा कमी तो पानी की है। हाँ, आज सुबह जब मैंने पानी मांगा तो जमादार बोला बस दिन भर में 2 डिब्बा पानी मिलेगा। पीने लायक रहता तो भी कोई बात थी। इतनी बास मारता है कि नाक बंद करके पीना पड़ता है। आ गया पैरी का चमचा, उल्लू का पट्टा, मिर्जा खान। पूरा यमदूत है, यमदूत। अरे हराम खोरो, सुना नहीं क्या कहा मैंने? बातचीत एकदम बंद, वरना ऐसी मार लगाऊंगा कि नानी याद आ जाएगी। अब भीड़ क्यों लगा रखी है? लाइन बनाओ। तो खाना भी चैन से नहीं खाने देता है। कैदियों की रोटियां छीने। फिर बात की तुम लोगों ने? तुम ऐसे नहीं मानोगे। लो, कैदियों को गाली देना या पीटना मामूली बात थी, चाहे वो खा रहे हों या काम कर रहे हों। और काम ना सिर्फ मुश्किल था बल्कि उसका कोटा भी तय था। जमादार जी हुजूर, आज कैदी लोग को क्या काम दिया? नारियल की छटा टूटने का हुजूर। कितना काम पूरा हुआ? अभी देखता हूँ सर। नहीं, तुम नहीं देखेगा, हम देखेगा। हमारा कुर्सी लगाओ। जी हुजूर। तुम कैदी लोग बहुत बदमाश है, कामचोर है। अब हम देखेगा तुम काम कैसे नहीं करता। कुर्सी लगा दिया है हुजूर। ठीक है, जो आदमी काम नहीं करे उसका बेत लगाओ, समझा? सजा दो, कोई छूट नहीं दो, कोटा पूरा कराओ। लेकिन तमाम मारपीट और गाली गलौज के बावजूद अक्सर कैदी काम का कोटा पूरा न कर पाते। तब जो सजा मिलती वो किसी की भी हिम्मत तोड़ने के लिए काफी थी। जमादार, इसको 2 दिन तक टाट का वर्दी पहनाओ। कल से इसका खाना बंद, सिर्फ 2 कप कंजी दो। ये पहला बार काम नहीं पूरा किया, इस वास्ते इसको 1 हफ्ता हथकड़ी में रखो। ये बागी का बच्चा है, इसको बेड़ी डालो। इसको भी बेड़ी डालो 6 महीने तलक। तुम अब तक 5 बार काम का कोटा नहीं पूरा किया, हम तुमको बदमाशी का मजा चखाएगा। जमादार जी हुजूर, इसको तन्हाई में रखो, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, कोठरी में काम दो। जी हुजूर। और इसको बेत लगाओ, इधर टिकटिकी में बांधो। चलो, अरे आप सजा की कोई सीमा नहीं थी, लेकिन सजा से भी ज्यादा काम
और काम का कोटा कैदियों पर भारी पड़ता, खास तौर पर जब कैदियों को तेल के कोलू में जोत दिया जाता। उल्लासकर दत्त ने इस सारी तकलीफ की दिल को छू लेने वाली तस्वीर खींची है। हमारे गांव में तेल के कोल्हू में बैल जोते जाते हैं और वो भी दिन भर में 10-12 सेर से ज्यादा सरसों का तेल नहीं निकाल पाते। जेल में मुझे 2 और कैदियों के साथ बैल की जगह जोत दिया जाता और हमें शाम तक 1 मन नारियल का तेल निकालने का काम सौंपा जाता। जमादार हमें दौड़ने पर मजबूर करते और रफ्तार धीमी होने पर कोड़े मारते। हर रोज जाने कितनी बार हम लड़खड़ाते, गिरते और मार खाते, और ये सिलसिला वर्षों जारी रहा। लश्कर, 1 हफ्ते से तुझे कह रहा हूं कि अपना खाना मुझसे मिल बांट कर खाया कर, लेकिन ऐसा लगता है तू सीधी तरह से नहीं मानेगा। तुमसे मिल बांट कर खाऊं तो मेरे लिए क्या बचेगा? तोल कर तो मिलता है खाना, मैं नहीं दूंगा। नहीं देगा कमीने? नहीं दूंगा। तो ले कुत्ते, अब डंडे खा। जब मैं काम नहीं करता। काम तो तेरा बाप भी करेगा। क्या हो रहा है वहां पर? हुजूर, ये काम करने से इनकार करता है। क्यों काम नहीं करेगा? जैसा बर्ताव जमादार करते हैं उसमें मैं काम नहीं करूंगा। बदमाश, तुम साला खेल के मैदान में नहीं जेल में है। इधर का डिसिप्लिन का खिलाफ जाएगा तो हम तुमको टुकड़ा टुकड़ा कर देगा। मिस्टर बैरी, तुम मेरे टुकड़े टुकड़े कर सकते हो, मेरे शरीर पर तुम्हारा बस है, लेकिन अपनी आत्मा का मालिक मैं हूं। तुम्हारा काम मेरी आत्मा के खिलाफ है, मैं नहीं करूंगा। नहीं करेगा? नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। जमादार, इसको बेड़ी में डालो, कोठरी में हाथ बांधकर 1 हफ्ता तक लटका दो। बदमाश का सब पागलपन दूर करो, ले जाओ। मार पीट और सजा का नतीजा ये हुआ कि उल्लासकर ने 7 दिन के बाद खाना पीना और बात करना भी बंद कर दिया। वार्डरों का ख्याल था कि उल्लासकर पागल होते जा रहे हैं, लेकिन जेलर बैरी ने इसे नाटक बताते हुए उल्लासकर को बिजली के झटके लगाने का हुक्म दिया। लेकिन आदमी की सहने की भी सीमा होती है। बिजली का झटका लगने पर उल्लासकर 3 दिन और 3 रात बेहोश रहे। होश आने पर उन्होंने फांसी लगाकर इस सारी तकलीफ से छुट्टी पाने की कोशिश की, मगर वार्डरों ने ऐन वक्त पर उन्हें रोक लिया। उसके बाद डॉक्टर को बुलाया गया। सुनो उल्लासकर, हम जानता है तुम अपने मुल्क का आजादी का वास्ते ये सब करता। हम तुम्हारे काम को ठीक नहीं समझता, लेकिन तुम अभी जवान है, अपना सजा पूरा करके वापस अपने मुल्क जाएगा। तब अपने हाथ से अपना जान क्यों लेता? क्या तुम डरपोक है? हम अपना सीनियर ऑफिसर का हुक्म नहीं बदल सकता, लेकिन तुम चाहेगा तो तुमको मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती करा देगा। ठीक है, इन जानवरों के बीच रहने से पागलों के बीच रहना बेहतर होगा। उल्लासकर की सारी तकलीफ का जेलर डेविड बैरी पर कोई असर नहीं हुआ। उल्लासकर के जाने के बाद बैरी ने वीर सावरकर को चिढ़ाते हुए पूछा, क्यों सावरकर, तुम कब पागलपन का बहाना करेगा? तुम्हारे बाद मिस्टर बैरी। अच्छा, हाँ, जिस तरह के अत्याचार तुम कर रहे हो उनसे कोई भी आदमी पागल हो सकता है। रहने दो ये सब बात सावरकर, तुम अच्छी तरह जानता है उल्लासकर पागल नहीं था, बहाना करता था। मिस्टर बैरी, अगर तुम सोचते हो कि उल्लास बहाना कर रहा था, पागल नहीं होता जा रहा था, तब तुम पहले ही पागल हो चुके हो।
ये सब अत्याचार बंद करो, वरना हमारे सामने स्ट्राइक के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचेगा। छूट नहीं, रियायत नहीं, हुक्म नहीं, छूट नहीं, रियायत नहीं, हुक्म नहीं। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। बंदियों को छोड़ दो, छोड़ दो। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। बंदियों को छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। जय स्ट्राइक करे, काम नहीं करे, उसको हथकड़ी लगाकर कोठरी में लटका दो, खाना बंद कर दो और 7 दिन तक बिना नमक का कंजी दो। और इस तरह कैदियों ने अपने आखिरी हथियार को इस्तेमाल करना शुरू किया। हड़तालों का एक लंबा सिलसिला चल पड़ा, मगर ऐसे मामलों से जेलर बैरी और उसके अमले के रवैये में कोई खास फर्क नहीं आया। कुल मिलाकर सेल्युलर जेल के कैदी तकलीफ और बदसलूकी के बीच अपने दिन गुजारते रहे। बंदी घर की इस मनहूसियत और अकेलेपन में कैदियों के दुखते हुए अंगों और जलते हुए दिलो दिमाग पर किसी चिड़िया की चहक मरहम का काम करती, किसी मेंढक का टर्राना संगीत जैसा मालूम होता। एक सुख का स्मरण न करना कृतज्ञता होगी। वो सुख था बुलबुल पक्षियों की चहक, उनका मधुर स्वर, उनके झुंड कल कल करते नारियल के टुकड़ों पर टूट पड़ते। गंभीर विचारों से मुक्ति पाने के लिए मैं मन को बलपूर्वक इन बुलबुलों की चहक में लगाए रखता। मैं अपनी भाषा उन्हें सिखाने में असमर्थ था। यदि सिखा पाता तो मैं उन्हें देश प्रेम के गीत सिखा देता, ताकि अगर कोई मेरी कोठरी खोजता हुआ आए तो लोग कहते कि जिस कोठरी के सामने बुलबुल देश प्रेम के गीत गा रही हो वही सावरकर की कोठरी है। सावरकर को बुलबुलों के संगीत की जरूरत रही भी होगी, क्योंकि उनकी कोठरी के ठीक सामने ही फांसी घर था। पहली मंजिल की 4 कोठरियां फांसी पाने वाले कैदियों के लिए अलग कर दी गई थी और यहीं से मौत की सजा पाने वाले कैदी अपना आखिरी सफर शुरू करते। मौत की तरफ ये एक बिल्कुल अकेला रास्ता था, जिस पर ना कोई मददगार था, ना कोई सहारा। कोठरी से फांसी घर के बीच आखिरी कर्मकांड संपन्न होते कैदियों को नहलाया जाता, धर्म ग्रंथों का पाठ होता और फिर फांसी के तख्ते की तरफ ले जाने वाली चंद सीढ़ियां रह जाती। जेल के अधिकारी एक बार में 3 लोगों को फांसी चढ़ाते। मीनार के ऊपर लगा घंटा अपनी गहरी गंभीर घनघनाहट से खामोशी को चूर चूर कर देता और मीनार के ऊपर लगी बत्तियां जलने बुझने लगती, जिससे 8 मील दूर खाड़ी में लंगर डाले जहाजों को भी मालूम हो जाता कि 3 और कैदियों की जीवन ज्योत बुझा दी गई है। कोठरियों से दिल दहलाने वाली चीखें उठती, लेकिन मीनार की सबसे ऊपर वाली मंजिल पर पहरा देते संतरी पर इसका कोई असर न पड़ता।
उसका वास्ता मरे हुओं से नहीं, जिंदा लोगों से था। वो कदम दर कदम, मंजिल दर मंजिल गश्त लगाता और रात की पारी के बॉर्डर आवाज लगाते। 21 सेल बंद, 4 वार्डर ऑल राइट। और यूं जिंदगी का ढर्रा बदस्तूर जारी रहता। इसी बीच हजारों कैदियों की बद्दुआओं का बोझ अपनी आत्मा पर लादे डेविड बैरी आखिरकार अंडमान से विदा हुआ। हाँ, मगर तुमने तो देखा ही था कैसी हालत थी उसकी। सेहत जवाब दे चुकी थी, अंगों की हरकत बंद हो चुकी थी। 2 आदमियों ने उसे उठाकर जहाज पर पहुंचाया था। फिर खबर आई कि कलकत्ते पहुंचते ही उसकी जीवन लीला समाप्त हो गई। वतन परस्तों को उनके वतन से दूर रखने वाला खुद आखिरी घड़ी में अपने वतन का मुंह नहीं देख पाया। हाँ, मगर डेविड बैरी के जाने के बाद भी जेल अधिकारियों के जालिमाना रवैये में कोई तब्दीली नहीं आई। आखिरकार 12 मई 1933 को कैदियों ने फिर भूख हड़ताल का सहारा लिया। भूख हड़तालियों में सरदार भगत सिंह के बहादुर साथी महावीर सिंह भी शामिल थे, जिनके होठों पर हमेशा ये गीत रहता। न छिपा के जिए और न सर झुका के जिए, सितमगरों की नजर से नजर मिला के जिए। बस एक रात अगर कम जिए तो हैरत क्यों कि हम जहां में मशाले जला जला के जिए। हड़ताल के 5वें दिन जब कैदियों को जबरदस्ती खुराक दी जाने लगी तो महावीर सिंह ने ताकत भर विरोध किया। अरे जालिमों, तुम नहीं जानते हम कौन हैं। हम मर सकते हैं पर छुप नहीं सकते। इनकलाब जिंदाबाद। हमें ऑर्डर मिला है तुम्हें नली से दूध पिलाने का। चलो जबरदस्त पकड़ो इसे। तुम सारा जोर लगा लो, हम जबरदस्ती नहीं सहेंगे। अब तुम इसका नहीं साथ पकड़ो। डालिए डाल दो। चलिए साहब, डालिए ना हाथ में नली, डालिए साहब। अरे इसकी तो आंखें उलट गई हैं। लगता है दूध इसकी फेफड़े में चला गया है साहब। तो देखते क्या हो, नली निकालो, जल्दी करो। इसकी तो सांस बंद हो गई। अब क्या होगा? होगा क्या? इसकी लाश को गुपचुप टिकाने लगा दो, किसी को कानो कान खबर ना हो। मैं कहता हूँ साहब, इसकी लाश को बोरे में डालकर पत्थर बांधकर समंदर में बहा दीजिए। किस्सा खत्म। चलो फिर ऐसा ही करो, झटपट ले जाओ इसे। लेकिन ये खबर छिपी न रह सकी। जब लोगों को पता चला तो देश भर में विरोध की भीषण लहर फैल गई। आखिरकार 45 दिन बाद 26 जून 1933 को जेल अधिकारियों ने हथियार डाल दिए। लो भाई, हमारी कुर्बानी आखिर रंग ले गई। हाँ, सरकार को घूमने के लिए पड़े। अब अखबार, पत्रिकाएं और किताबें मिलने लगेंगी। कोठरियों में बिजली का भी इंतजाम हो रहा है। हमसे जो काम लिया जाता है वो भी हल्का हो जाएगा। अब हम आपस में मिल सकेंगे, एक साथ बैठकर पढ़ लिख सकेंगे और खेलकूद में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। ये सब हमारे उन बहादुर साथियों की वजह से हुआ है जिन्होंने अपनी जानें देकर हमारा रास्ता साफ किया है। मेरा कहना तो ये है कि हमें सबको पूरा इस बात का फायदा उठाना चाहिए कि जो पढ़ाई लिखाई इसमें छूट गई है उसे पूरा करना चाहिए। ठीक कहते हो, कितना कुछ करने को बाकी है। ऐसा करो, एक मीटिंग बुलाओ और इतिहास, अर्थशास्त्र, दर्शन, राजनीति और विज्ञान की बाकायदा क्लास शुरू करने का प्रस्ताव रखो। लेकिन देश
अब भी गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। इन्हीं हालात में सन 1937 के संवैधानिक सुधार लागू किए गए और कांग्रेस ने अनेक प्रांतों में मंत्रिमंडल कायम किए। स्वाधीनता की तरफ बढ़ते कदमों में तेजी लाने के लिए अंडमान की सेल्यूलर जेल के बंदियों ने भी आवाज बुलंद की। बंदियों की रिहाई, स्वदेश वापसी और राजनीतिक बंदियों के लिए बेहतर सुविधाएं हासिल करने की मांग को लेकर 24 जुलाई 1937 को सेल्यूलर जेल के कैदियों ने सामूहिक अनशन शुरू किया। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम, वंदे इस भूख हड़ताल का असर पूरे देश पर पड़ा। जगह जगह कैदियों के समर्थन में आंदोलन होने लगे। सारे देश के राजनीतिक बंदियों ने अनशन शुरू कर दिया। गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर ने और कांग्रेस की कार्यकारिणी की तरफ से जवाहरलाल नेहरू ने कैदियों से भूख हड़ताल समाप्त करने की अपील की और 28 अगस्त 1937 को गांधी जी ने सेल्यूलर जेल के बंदियों को तार से संदेश भेजा। हाँ, तार में लिखा था, मैं गुरुदेव टैगोर और वर्किंग कमेटी की राय में अपनी अपील भी जोड़ना चाहता हूँ। आप सब हड़ताल वापस ले लें और हम पर भरोसा रखें। हम आपको राहत दिलाने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। कैदियों पर गांधी जी की इस अपील का बहुत असर पड़ा। सभी कैदियों ने आपस में सलाह करने के बाद जवाब दिया, देशव्यापी अपील और आपके संदेश ने हमारे दिलों को छू लिया है। हम इस भरोसे पर भूख हड़ताल मुलतवी कर रहे हैं कि सारे देश ने हमारी मांगों और हमारे उद्देश्य को 36 दिन के संघर्ष के बाद एक बार फिर बंदियों की जीत हुई। नतीजे के तौर पर सितंबर 1937 से सेल्यूलर जेल के कैदियों की स्वदेश वापसी शुरू हो गई। आखिरी जत्था जनवरी 1938 में रवाना हुआ। 80 साल के बाद सेल्यूलर जेल राजनीतिक बंदियों से खाली हो गई और अंडमान द्वीप समूह के इतिहास का एक तकलीफदेह दौर खत्म हो गया। मगर एक और जालिम दौर जल्द ही शुरू होने वाला था। तुम्हारा इशारा शायद जापानियों के हमले की तरफ है। हाँ, सन 1939 में दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ। और 1942 में जापानियों ने अंडमान पर कब्जा कर लिया। हालांकि अंडमान पर जापानियों का कब्जा सिर्फ 3 साल रहा, लेकिन तुम्हें तो याद होगा इस अरसे में उन्होंने कैसे कैसे जुल्म ढाए। पूछो मत। हर आदमी उनकी नजर में अंग्रेजों का जासूस था। हर रोज खेतों से, दूर दराज के गांव देहात से दसियों लोग पकड़े जाते और मौत के घाट उतार दिए जाते। बहुत से लोग तो खाने की कमी के कारण जहाज पर लाद कर दूर समंदर में फेंक दिए गए। इसी दौरान नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंडमान आए थे। हाँ, उन्होंने जेल का मुआयना भी किया था, मगर जापानी उन्हें जेल के उन हिस्सों में नहीं ले गए जहां सैकड़ों कैदियों को जासूस करार देकर तकलीफें दी जा रही थी।
युद्ध खत्म हुआ और 3 साल 6 महीने 15 दिन के कब्जे के बाद अक्टूबर 1945 में अंडमान की जापानी छावनी ने अंग्रेजों के आगे हथियार डाल दिए। सेल्यूलर जेल के फाटक एक बार फिर खुले और कैदियों को रिहा कर दिया गया। इसके बाद 2 साल के अंदर अंदर भारत में ब्रिटिश सरकार का शासन आखिरकार खत्म हो गया। अंडमान द्वीप समूह अब काला पानी के खौफनाक नाम से नहीं जाने जाते, लेकिन वे सारी तकलीफें जो आजादी के प्रेमियों ने यहां सही, वे सारी कुर्बानियां जो देशभक्त वीरों ने यहां दी, आज भी देशवासियों के दिलो दिमाग पर नक्श हैं। हाँ, इसीलिए अंडमान के भूतपूर्व राजनीतिक बंदियों के भ्रातृत्व मंडल की इच्छा को स्वीकार करते हुए भारत सरकार ने 30 अप्रैल 1969 को घोषणा की कि सेल्यूलर जेल को राष्ट्रीय स्मारक के रूप में सुरक्षित रखा जाएगा। और ये ठीक भी है। हमें उन तमाम लोगों को हमेशा याद रखना है जिन्होंने कठघरों में बंद शेरों की तरह यहाँ अपने दिन गुजारे, लेकिन उन्हीं सीढ़ी तंग कोठरियों में, स्वाधीन भारत के सपनों में और हर हाल में देश का माथा ऊंचा रखा। ये जेल ईंट चूने और पत्थर गारे से बनी इमारत पर नहीं, ये पूरे देश की तकलीफों और संघर्षों, वीरता और बलिदान की जीती जागती धरोहर है। वतन की आबरू का पास देखे कौन रखता है, वतन की आबरू का पास देखे कौन रखता है। सुना है आज मकतब में हमारा इम्तिहान होगा, सुना है आज मकतब में हमारा इम्तिहान होगा। अभी नहीं